हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं असम यूनिवर्सिटी की। असम यूनिवर्सिटी पहली बार CUET पीजी के अंदर आया है। लास्ट ईयर ये अपना एंट्रेंस एग्जाम लेता था, इस बार ये CUET पीजी के अंदर है। तो क्या क्या MSc कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। परंतु वीडियो मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि HCU यानी कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स निकले हुए हैं। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकले हुए हैं, उसको लेके काफ़ी बच्चों में कोहराम मचा हुआ है कि डेडलाइन आ गई है और डेडलाइन आ गई है। बेटा ऐसा है कि वो फॉर्म भरोगे तुम, जिस तरह से DU के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसी तरह से उसके फॉर्म होंगे। अभी तक मैंने देखा नहीं है वो खोल के, परंतु एक चीज़ मुझे बताओ, जब तक तुम लोगों का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक वो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो बंद नहीं हो सकती, है ना। अभी उसमें लिखा हुआ है 2 जुलाई को ये फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, पर उसके नीचे छोटा सा ये भी लिखा हुआ है कि इट इज़ अ टेंटेटिव डेट, और ये जो डेट है ये NTA के जो रिजल्ट की डेट है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज भी हो सकती है। तो उसको लेकर इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी कर दूंगा, बना दूंगा, पर आप उस चीज़ को लेकर इतना पैनिक मत हो जाओ कि 2 जुलाई आ गया पता नहीं क्या हो गया। तुम उसमें डिटेल्स क्या डालोगे? तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं होगा जब तक, तो कैसे मेरिट लिस्ट निकलेगी ये तो खुद सोचो। उसमें लिखा हुआ है कि 18 तारीख को उनकी पहली मेरिट लिस्ट निकलेगी जो नॉन इंटरव्यू हैं, और जो इंटरव्यू वाले हैं उनकी 10 की। तो इंटरव्यू वाले कौन से होंगे? जो MBA प्रोग्राम वाले होंगे वो इंटरव्यू प्रोग्राम के होंगे, है ना। और जो नॉन इंटरव्यू वाले वो कौन होंगे? वो तुम लोग होंगे जो MSc के अंदर एडमिशन ले रहे हो। तो अब जब तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं है हाथ में तुम्हारे पास, तो मेरिट लिस्ट कहाँ से निकलेगी? नहीं निकल सकती मेरिट लिस्ट। तो उसको लेके ऐसा गफलत मचाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम लोग अवेयर हो वो बहुत एक अच्छी बात है, तुम लोग चीज़ों का ध्यान रखते हो। आई अप्रिशिएट फॉर दिस, पर इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। रिजल्ट नहीं आया है, अभी रिजल्ट नहीं है तो मेरिट लिस्ट कहाँ से निकलेगी? निकल नहीं सकती, है ना। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा इतना ये मैसेजबाजी कर रहे हो, दुनिया जहान के तुम्हारे मैसेज चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करो। चलो अब वीडियो को हम कंटिन्यू करें। तो असम यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा था, तो असम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात कर लेते हैं। रैंकिंग काफ़ी सही है इस यूनिवर्सिटी की, मतलब जो हम लोग अभी तक इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, तो रैंकिंग ओवरऑल ठीक मिली मेरे को। 200 में से 101 रैंक मिली। और हमने हिमाचल की भी बात की थी, हमने कल झारखंड की भी बात की थी, है ना। तो और वहाँ पर ऐसी कोई रैंकिंग देखने को नहीं मिली, है ना। इसकी रैंकिंग ठीक ठाक है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले जो लोग हैं उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट, इवन जो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा वाला जो पार्ट है, उनके पास काफ़ी ठीक ठाक ऑप्शन खुलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी वीडियो भी बनाऊंगा मणिपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर, नेहरू के ऊपर भी बनाऊंगा। नेहरू के ऊपर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा उसका एक वीडियो बनाऊंगा। तेजपुर में से आप लोग में काफ़ी लोग एडमिशन लेने वाले होंगे, तो वहाँ ठीक ठाक ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, इन केस अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में ही रहना है तो रैंकिंग देख के मेरे को काफ़ी अच्छा सा लगा कि नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी 101 रैंक है आउट ऑफ 200, और लास्ट ईयर ये 151 पे थी, है ना। तो अच्छा खासा जंप है ये। और आसाम के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है, इवन IIT भी है वहाँ पे, तो सारी चीज़ें कंसिडर होती है, तो उनमें 5th रैंक पे ऊपर है। तो एडमिशन अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में लेना है और आपको ये मिल रहा है, तेजपुर वगैरह तो नहीं मिल रहे हैं आपको, अगर नहीं मिल रहे हैं उसके अलावा ये मिल रहा है, नेहरू मिल रहा है, तो अच्छे ऑप्शन है। नेहरू से भी अच्छी रैंकिंग है। नेहरू की इवन मेरे हिसाब से लास्ट ईयर रैंकिंग थी 86, और इस बार थोड़ी सी पीछे चली गई, वो 110 120 के आसपास है। तो ठीक रैंकिंग है, ये बेकार यूनिवर्सिटी नहीं है। कोर्सेज कौन कौन से मिल जाएंगे आपको MSc के, उनकी बात कर लेते हैं। तो 2 कैंपस है यहाँ पर, एक है सिलचार कैंपस, है ना, और एक है डिपू कैंपस। 2 कैंपस है यहाँ पे, सिलचार और डिपू। तो मैं दोनों ही कैंपस में आपको बता देता हूँ MSc के कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। कोर्स तो बहुत सारे हैं, पर मैं मेरे जितने भी वीडियो बना रहा हूँ उन सभी में मैं सिर्फ MSc कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि इंग्लिश का बना दो, हिस्ट्री का बना दो, तो वो पहले मैं MSc के जो है लिस्ट उसको एक बार कंप्लीट कर लूँ। हालांकि ये ही बहुत लंबी चौड़ी है, तो अगर मेरे को टाइम मिलता है तो उनके बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ MSc का मैं कॉन्सेंट्रेट करके बैठा हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले सिलचार की बात कर ले, और सिलचार में भी MSc फिजिक्स की बात कर ले। तो MSc फिजिक्स का कोर्स जो है यहाँ पर, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो 47 है, जिसमें UR की जो सीट्स है 19 है, SC की 7 है, ST की 3 है,
ओबीसी की 13, ईडब्ल्यूएस की 5 है, पीडब्ल्यूडी की 3 है। क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट हुए पास्ड जो उनका ग्रेजुएशन एग्जाम है with at least 60% marks, 60% marks in major honors in physics, 45% केस इन केस ऑफ डिपू कैंपस। यदि सिलचार कैंपस में आपको एडमिशन लेना है तो 60% मांग रहे हैं भैया, और आपको डिपू कैंपस में एडमिशन लेना है तो 45% मांग रहे हैं, आर एलिजिबल टू अप्लाई। इन एडिशन कैंडिडेट्स हैविंग बीटेक बी डिग्री इन एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में ऑल्सो अप्लाई। अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट बी ग्रेड मार्क्स डोमेन 70% to 79% as reference to SOT or AUS. All seats will be filled up on the basis of merit in the CUET 2023 conducted by NTA. However, up to maximum 50% seats shall be reserved for candidate graduated from Assam University affiliated college with 50% सीट जो हैं 47 की 50% सीट रिजर्व है। किन स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स आसाम यूनिवर्सिटी या आसाम यूनिवर्सिटीज के एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़े हुए हैं। ठीक है, असम यूनिवर्सिटी सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम असम यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज विद प्रोविजन एट लेटरल माइग्रेशन बेस्ड ऑन मेरिट। कैंडिडेट्स विदाउट CUET स्कोर शैल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर एडमिशन। 50% सीट तो गई है ना, तो 47 में से 50% तो निकल गई है। 50% मतलब असम वालों के लिए हो गई, जो वहां से असम से पढ़े हुए हैं या उसके असम यूनिवर्सिटी से या असम के जो ग्रेजुएटेड जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनसे। बाकी की आपको उनको भी CUET के थ्रू ही मिलेगी और आपको भी CUET के थ्रू ही मिलेगी। ये तो बात हो गई किसकी, फिजिक्स की। फिर आगे बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी जो टोटल नंबर ऑफ इंटेक है वो 45 का है। इसका क्या सीन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर 55% का क्राइटेरिया है। फिजिक्स के अंदर 60% का था, यहाँ पर 50% का क्राइटेरिया है। एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन मेजर ऑनर्स ओनली इन केमिस्ट्री आर एलिजिबल। ठीक है, मेजर ऑनर्स, या तो आपका केमिस्ट्री के साथ ऑनर्स हो या आपने केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट लिया हो और कम से कम 55% आपके पास हो तो आप एलिजिबल हैं। ऑल सीट्स विल बी फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट in the CUET 2023. However, up to maximum 50% seat shall be reserved for candidate graduated from Assam University affiliated college with provision of lateral migration based on merit. यहाँ पर भी 50% सीट गई। प्लेसमेंट का क्या सीन है? Alumni of the department are now serving as scientist, faculty, researcher in the universities, research institution. वो सबने, किसी ने गेट का एग्जाम दिया है, किसी ने CSIR नेट का एग्जाम दिया है, सच कोई प्लेसमेंट वगैरह नहीं है। बाकी दिखाया हुआ है, बस नाम का ये प्लेसमेंट। तो बाकी तो CSIR नेट दे रखा है, किसी ने गेट दे रखा है, कोई GRE दे के बाहर चला गया, तो वो सब चीजें हैं ये। मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 58 है। यहाँ पर भी 45% मांगा है। देखो, फिजिक्स के अंदर 65% मांगा, केमिस्ट्री के अंदर 55, मैथमेटिक्स के अंदर 45% मांगा है। 50% सीट रिजर्व है असम के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। और फिर अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो जो टोटल नंबर ऑफ इनटेक है वो है 25 का। यहाँ पर 50% मांगा है, 50% है। और यहाँ पर भी 50% सीट्स क्या है, रिजर्व है। 50% सीट रिजर्व है। उसके बाद हम बात कर लें डिपू कैंपस। ये हो गया, एक मिनट रुको, मैंने ये बात कर ली, बॉटनी की नहीं करी मैंने, स्टैटिस्टिक्स की कर ली। अब मैं बात कर लेता हूँ बॉटनी और जूलॉजी सिलचार में, लाइफ साइंस के केस में। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 60 है। टोटल नंबर ऑफ सीट 60। क्राइटेरिया क्या है, 45% का है। मार्क्स इन द मेजर ऑनर्स और पास कोर्स इन जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक, लाइफ साइंस और एलिजिबल फॉर एडमिशन। 50% सीट्स रिजर्व हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट हैं 60। तो यहाँ पर परसेंटेज का जो चक्कर है वो फिजिक्स के केस में पड़ेगा, वो भी सिलचार के केस में। सिलचार के केस में परसेंटेज आपकी 60% होनी चाहिए। डिपू कैंपस के अंदर आपको 45% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, उस पर एडमिशन मिल सकता है। ये बॉटनी और जूलॉजी की बात हो गई, यानी कि लाइफ साइंस की बात हो गई। फिर हम बात कर रहे थे बॉटनी की हो गई, और अब हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 24। परसेंटेज यहाँ पर 45% मांगे हैं। क्या क्या होना चाहिए आपके पास, या तो आपके पास माइक्रोबायोलॉजी से हो, या जूलॉजी से हो, या बॉटनी से हो, बायोटेक हो, लाइफ साइंस हो, इनसे आपने किया हुआ है, आपकी ग्रेजुएशन BE BTech कर रखा है आपने, तो भी आप एलिजिबल हैं। 50% सीट्स रिजर्व हैं असम के जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनसे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। और बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 25। यहाँ पर आपसे मांगा है परसेंटेज जो 60% मांगा है। इन द केस ऑफ जनरल, OBC, EWS, SC ST के केस में 55%। तो दो ऐसी जो स्ट्रीम्स हैं, एक फिजिक्स और एक
कौन सी, बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों के अंदर 60% मांगा है ग्रेजुएशन के अंदर, बाकी 50% सीट तो यहाँ पर भी रिजर्व है। अब मैं बात कर लेता हूँ एमएससी फिजिक्स डिपू कैंपस की। तो डिपू कैंपस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 22 है, और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर आपसे 45% मांग रहा है ग्रेजुएशन के अंदर। यहाँ पर ग्रेजुएशन के अंदर 45% है, जबकि सिलचार के अंदर ग्रेजुएशन के अंदर आपसे जो डिमांड है वो है 60% की। फिर अगर हम बात करें डिपू कैंपस के अंदर और कौन सा एमएससी कोर्स है, तो एक और है यहाँ पर एमएससी लाइफ साइंस, जिसके अंदर टोटल इनटेक है 35 का। इसके लिए आपको 45% चाहिए, यहाँ पर भी 45% आपके होनी चाहिए। पास कोर्स में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हो, या जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक, लाइफ साइंस, इनमें से कोई है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एमएससी कोर्सेज कि डिपू कैंपस में कौन से हैं और जो सिलचार कैंपस में है वो कौन से हैं। अब एक बात आप ध्यान रखना, फिजिक्स वालों खासकर, सिलचार के अंदर 60% मांग रहे हैं और जो डिपू है उसके अंदर 45% मांग रहे हैं। तो अब तुम्हारी क्या परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंगली देख लेना। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो, वेस्ट बंगाल से हो, मूड बन रहा है असम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो ये परसेंटेज का एक बार देख लेना। फीस की बात कर लेते हैं। फीस की अगर हम बात करें, एमएससी की बात कर रहे हैं ना, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की जो फीस है वो पड़ेगी आपको टोटल पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पे आपको 21,920 रुपये देना है। 21,920 एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले, है ना। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वालों को एडमिशन के टाइम पे जो फीस देनी है 21,920, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 21,920, ये एमएससी बायोटेक वालों को है। एमएससी केमिस्ट्री वालों को जो फीस देनी है 20,920 रुपये देनी है, एमएससी केमिस्ट्री वाले। एमएससी केमिस्ट्री वाले 20,920 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि एडमिशन फीस भी है इसमें, फर्स्ट सेमेस्टर फीस भी इंक्लूडेड है। उसके अलावा एमएससी इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस वालों को 19,000 रुपये देना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एमएससी फिजिक्स अर्थ साइंस वालों को जो फीस देनी है वो देनी है 17,920 रुपये, है ना। फिजिक्स वालों को जो फीस देनी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन 17,920 रुपये, चाहे वो डिपू कैंपस हो चाहे सिलचार कैंपस हो। लाइफ साइंस वालों को जो फीस देनी है वो देनी है 19,920 रुपये एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, इन सबको जो फीस लगेगी वो 19,920 रुपये। एमएससी कंप्यूटर साइंस वालों को जो फीस लगेगी वो लगेगी 21,920 रुपये, यानी कि जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फी है आप उसकी रेंज मान के चलो, उसकी रेंज पकड़ के चलो 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन जाना ही है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर की फीस इंक्लूड होगी। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, एग्जामिनेशन फी एट ₹300 पर पेपर फॉर मैक्सिमम ऑफ ₹1200 पर सेमेस्टर। ये तो एग्जामिनेशन फी है, तुम्हारे काम की नहीं है, ये तो मत ही कंसिडर करो, जब एडमिशन ले लो तब की बात है ना। ये गलती से लग गया मेरे से, तो इसको तो मतलब नहीं है देखने का। हॉस्टल्स की बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल्स जो है यहाँ पर 5 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं और 6 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, है ना। हॉस्टल्स इतने सारे नहीं है यहाँ पर, तो सभी स्टूडेंट्स को सीट्स अवेलेबल हो जाए वो कंफर्म नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट्स अवेलेबल नहीं भी होती है, तो उसके यूनिवर्सिटी के पास ही बहुत सारे पीजी अवेलेबल हैं, वहाँ पर आपको अकोमोडेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है 5 बॉयज़ हॉस्टल, 6 गर्ल्स हॉस्टल, क्वालिटी ऑफ फूड इज नॉट सो गुड, पीजी आर ग्रेट टू हैव नॉट सो गुड फूड, क्वालिटी ऑफ क्लासरूम इज मॉडरेट, लैब्स आर इन द गुड कंडीशन एंड वाईफाई इज ऑल्सो प्रेटी फास्ट। वाईफाई फैसिलिटी वगैरह सारी है। 3 आर न्यूली कंस्ट्रक्टिंग, है ना। 3 हॉस्टल्स अभी जो हैं बन रहे हैं। पीजी सिस्टम जो है यहाँ पर, यानी कि यूनिवर्सिटी के बाहर इज एवरेज एंड चार्ज ₹5,000 पर मंथ। फूड इज इन एवरेज क्वालिटी, गुड क्वालिटी ऑफ क्लासरूम, लाइब्रेरी, वाईफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि आप बाहर पीजी वगैरह आपको मिलता है तो 5,000 रुपये आपका महीने का लगेगा बाहर पीजी पे कम से कम। PG are better than hostel. In hotel they charge ₹51,100 for 3 months with food, and in PG they charge ₹4K per month. बाहर जो होटल्स वगैरह हैं वो सस्ते हैं, ये 3 महीने के लिए 5100 रुपये चार्ज कर रहे हैं विद फूड, जबकि PG में लगभग 4,000 रुपये पर मंथ आ रहा है। हॉस्टल अगर आपको मिलता है तो हॉस्टल की जो टोटल पर एनएम फीस पड़ती है वो लगभग 24,000 रुपये पड़ती है। PG and other option outside the college nearby rent and PG are available easily and walkable to the departments at the cheaper price range from 2,500 रुपये पर मंथ, यानी कि हर रेंज के अंदर यहाँ पर PG अवेलेबल होंगे इन केस अगर आपको हॉस्टल्स नहीं मिलते हैं। हॉस्टल मिल जाता है तो उसकी पर एनएम का जो चार्ज होगा वो 24,000 रुपये होगा। अब ये मेरे को भी कंफर्म नहीं है कि उसमें मैथ्स इंक्लूड है या नहीं। अगर बात करें कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, तो क्योंकि यूनिवर्सिटी की रैंक तो ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर अगर आपके मार्क्स 160 प्लस हैं,
तो यहाँ पर लगा देना आप एडमिशन के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे मेरे हिसाब से ज़्यादा जाना प्रेफर करेंगे, या वेस्ट बंगाल के बच्चे ही ज़्यादा, वेस्ट बंगाल उड़ीसा के बच्चे ज़्यादा जाना प्रेफर करेंगे। 160 प्लस आपके मार्क्स हैं तो यहाँ पर लगा देना आप। 60% का क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया। सिलचार के अंदर, डीपीयू के अंदर मैंने आपको बता दिया 45% का, और सीट रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है? असम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व है 50% सीट्स। सेम केमिस्ट्री के लिए अगर बात करूं तो केमिस्ट्री के लिए थोड़ा क्राइटेरिया लूज है, परसेंटेज जो है वो कम मांगे, 55% मांगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है 170 प्लस, और इसका थोड़ा सा तुम बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पर 160 नहीं लिखूंगा मैं, इसको 180 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया टाइट किया हुआ है उन्होंने। केमिस्ट्री में 170 प्लस, इसी तरह से मैथमेटिक्स में जो है इनका परसेंटेज का कम मांगा है, इसका मतलब जो क्राइटेरिया है इनका 160 प्लस होना चाहिए। मैं जनरल की बता रहा हूँ सब ये, है ना। और इसी तरह से लाइफ साइंस, बॉटनी वाले जो जितने भी कोर्स हैं उनकी जो 160 प्लस आपके मार्क्स हैं, तो यहाँ पर आप लगा देना। पॉसिबल है कि आपको एडमिशन मिल जाए, आपको पर एडमिशन मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टूडेंट हैं और जो आसाम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं, तो उनके लिए तो रिजर्व है ही सीट्स, 50% मार्क्स, तो उनकी तो कम जानी है ना, और उनको प्रेफरेंस मिलेगा मतलब। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो इन मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लेना, आप इतने पर लगा देना। फिजिक्स पे 180 प्लस मैं बोल रहा हूँ, इससे कम आपके हैं 160 170 है, तो उस पर भी आप यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट आसाम यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा मैं पौंडीचेरी वगैरह पे भी वीडियो तो मैं कर ही चुका हूँ, तो जब काउंसलिंग होगी तो आपके बहुत काम आएंगे ये वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं करूँगा, कई बच्चों का डिमांड आ रही है ओडिशा के ऊपर, ओडिशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हालांकि मैं अभी बोल देता हूँ अपने मुंह से, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है कि आपको मैं एडमिशन के लिए उसमें कहूँ, फिर भी आप लोग डिमांड कर रहे हैं तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा कई लोग कह रहे हैं IGNTU, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी पे भी वीडियो मैं करूं, मैं फिर उसके लिए भी बोल देता हूं वो भी इतनी खास अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, पर आप लोग कह रहे हैं तो मैं बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।